अपने माननीय मदन जी दिलावर साहब को बनाने और मुस्लिम कार्यकर्ताओं को अपने आशीर्वाद दे। आदरणीय मदन जी दिलावर। बाड़ी के बनवाई भारत माता की जय। भारत माता की जय। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के शैक्षिक सम्मेलन में मंचस्थ विराजमान राष्ट्रीय शिक्षक संघ के प्रांत प्रचारक श्रीमान योगेंद्र जी भाई साहब और शिक्षक संघ राष्ट्रीय और रोजगार के हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान घनश्याम जी भाई साहब और शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रमेश चंद्र जी पुष्करणा साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी पूज्य गुरुजनों, भाइयों बहनों और मित्रों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज श्रेष्ठ गुरुजनों के बीच में उपस्थित हूं। मैं आपके बीच में अपने आप को पाकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और गौरवान्वित महसूस इसलिए कर रहा हूं कि आप सब लोग देश के होनहार बालकों का चरित्र निर्माण करते हैं। छात्रों का चरित्र निर्माण केवल छात्रों का चरित्र निर्माण नहीं है, ये राष्ट्र का चरित्र निर्माण है। राष्ट्र का चरित्र निर्माण हमको कहां से कहां ले जा सकता है, उसको आप साथ देखते हो। समर्थ गुरु रामदास जी ने स्वामी विवेकानंद को तैयार किया, शिवाजी को तैयार किया और चाणक्य जी ने एक आपदाय धनानंद का शासन तहस नहस करने के लिए एक साधारण से बालक को तैयार करके और एक जो हमारा राष्ट्रीय सपना था उसको पूरा किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को तैयार किया। यह है शिक्षकों की ताकत। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें हम लोग, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी भी आपकी देन है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे हैं, वो अभी आपकी देन है। यानी आप देश में सर्वश्रेष्ठ लोगों को, देशभक्तों को, क्रांतिकारियों को और देश के निर्माणकर्ताओं को भी निर्माण आप करते हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ हैं, पूजनीय। ये परंपरा जारी रहना चाहिए। इस परंपरा में कोई न्यूनता नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि शिक्षक प्रथम नागरिक होता है। तो उसकी कल्पना थी, उसको साकार रूप देने का हम सबको करना होगा। जैसा मैंने पहले कहा कि शिक्षक सामान्य व्यक्ति नहीं है। गुरुकुल के समय में आपने देखा होगा कि समाज शिक्षक और गुरु
मैं गुरुकुल का पालन पोषण करता था और उसके बदले में गुरुकुल श्रेष्ठ नागरिक उनको देता था। वो परंपरा फिर तेज गति से हम सब लोग आगे बढ़ाना है, क्योंकि देश में श्रेष्ठ नागरिक पैदा होंगे, चरित्र निर्माण उनका होगा तो राष्ट्र का चरित्र निर्माण अपने आप हो जाएगा। ऐसा मेरा सोच है, विचार है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। कई बार मुझे लगता है शिक्षा मंत्री तो मैं कल बना हूं, देश में राजनीति से बहुत वर्षों से हूं। मुझे लगता है कहीं न कहीं धीरे धीरे न्यूनता आ रही है। उस न्यूनता को हमको समाप्त करना चाहिए। अधिकांश शिक्षक श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं से समाचार मिलता है का विद्यालय में, अमुक विद्यालय में हमारी बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। कई समाचार मिलता है कि समाज को विपरीत दिशा में ले जाने का काम कुछ शिक्षक कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। व्यसन करना भी मैं समझता हूं ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि समाज और बच्चे हमको देखते हैं, छात्र हमको देखते हैं तो कोमल, बहुत कोमल मन का होता है, और जैसा आप सब लोगों को देखते हैं वो वैसा ही वो भी करने की सोचता है। ये तो एक मिट्टी के ढेले की तरह होते हैं, उसका हम मटका भी बना सकते हैं, गणेश जी बना सकते हैं, भगवान राम का चित्र बना सकते हैं। आपको सोचना है कि हमको क्या निर्माण करना है। कई बार हमको लगता है कि हमको कौन देख रहा है, पर मैंने सुना है विद्वानों से कि दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों की भी आंखें होती हैं। समाज और छात्र आप सबको देखते हैं, इसलिए हम ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे छात्रों पर और समाज पर उसका दुष्प्रभाव पड़े। क्योंकि आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे चलते हैं, कैसी दृष्टि है, उससे भी छात्र सीखते हैं। आप मौन रहकर भी उनको संस्कार दे सकते हैं। अगर मेरे को काम दिया हमारे मुख्यमंत्री सम्मान्य भजन लाल जी ने, तो मुझे लगा कि शिक्षा में संस्कारों का समावेश होना चाहिए, करना चाहिए। केवल किताबी ज्ञान तो आपको नौकरी दिला सकती है, अच्छे अंक ला सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट को सुना है, देखा है, जो आतंकवादी गतिविधि में पकड़े गए, देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हुए पकड़े गए। गोल्ड मेडलिस्ट ऐसे नहीं बन गया होगा, उसने अच्छी किताबें पढ़ी होगी, ज्यादा अंक लाए हो, तो केवल यही आकलन हो कि अच्छा नंबर लाने वाला ही श्रेष्ठ छात्र होता है, मेरा ऐसा मानना नहीं है। संस्कार विहीन शिक्षा पशुत्व की ओर ले जाती है, और संस्कार युक्त शिक्षा देवत्व की ओर ले जाती है। इसलिए हमको कैसी शिक्षा देनी है, तो आप सब लोगों को विचार करना होगा। मित्रों, कई बार मैं बहुत ही, लोग मेरे को कहते हैं तो हम बहुत ही सीधे साधे हो,
कई लोग कहते कि आप बहुत कठोर हो, कई लोग कहते हैं इतनी शक्ति नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन जहां देश को समाज को नुकसान होता दिखाई देगा, वहां पर मैं चुप्पी साध जाऊंगा केवल वोटों के लिए। ऐसा संभव नहीं है। मेरे लिए छात्र का हित सर्वोपरि है। छात्र का अहित करके मैं किससे दोस्ती निभाऊंगा, मैं को किसका लिहाज करूंगा? ये संभव नहीं है। इसलिए व्यस्त करने वाले, विशेषकर शराब, गांजा, भांग, स्प्रे का उपयोग करने वाले लोग सोच लें कि कभी भी उनको घर भेजा जा सकता है। इससे मेरे को नुकसान होगा, मेरे खिलाफ आंदोलन होंगे। हो सकता है मेरे को मंत्री बनाने वाले भी कभी आपने किस प्रकार की जरूरत क्या पड़ गई थी, लेकिन मैं मान भी जाऊंगा तो मेरा मन अंदर से रोएगा कि वैसा क्यों नहीं। मित्रों, भाई साहब ने कई सारी मांगे रखी है। और उससे पहले मेरी मांग भी सुन लें। मेरी भी आपसे मांग है। सबसे पहले वह सुने जो अधिकारी गण है, जिनके ऊपर ऑफिसर लगा हुआ है पीछे, वह सुन लें। अब अप डाउन नहीं चलेगा अधिकारियों का, ये आपसे कह रहा हूं। दोबारा इस बात को, ये केवल अधिकारियों के लिए है। अधिकारियों का अप डाउन नहीं चलेगा। ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। और मित्रों, एक मांग तो ये रखती कि डीपीसी होना चाहिए। और मैंने तो सुना था कि जो शैक्षिक सम्मेलन होते हैं वो शिक्षक, शिक्षा और राष्ट्र के हित में सरकार को सुझाव देने के लिए होते हैं। और संभवतः ये चर्चाएं कम होती होगी पर कम होती है। इन चर्चाओं के लिए हमको समय बढ़ाना चाहिए, समय देना चाहिए और इस पर जरूर चर्चा करना चाहिए ताकि हम आपसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। कहा है कि सब प्रकार की डीपीसी होना चाहिए। मैं इस बात का हामी हूं। मैं तीसरी बार मंत्री हूं। जिस डिपार्टमेंट में गया सबसे पहले हमने यही किया है कि सबसे पहले डीपीसी होना चाहिए। और मैंने मंत्रालय संभालते ही हमारे शासन सचिव को कहा है कि सब स्तर की डीपीसी होना चाहिए, इसकी योजना बना लीजिए। मित्रों, मांग मेरी है कि अब आगे छुट्टी की ज्यादा मांगे न करें, क्योंकि आपका विद्यालय यानी शिक्षण केवल एक साल में 120 दिन होता है। सालाना जोड़ तो 120 दिन होता है। 220 कितना? 220 अच्छी तरह जोड़ना।
आपने पढ़ाया मुझे नहीं होता है। बहुत सारी छुट्टियां आप दिसंबर में छुट्टी लेते हैं, वो छुट्टी क्या होती है? मेडिकल सर्दी लगेगी इसलिए बच्चों को छुट्टी देना है, लेकिन वो तारीख आते ही छुट्टी देना पड़ता है, इसमें गर्मी लग रही हो, और फिर जब सर्दी पड़ती है तब भी देना पड़ता है। ऐसे कई कारक थे बच्चों को देखने में आता है, तो हमको छुट्टियां देना पड़ता है। 2 छुट्टी हेडमास्टर साहब की, 2 छुट्टी कलेक्टर साहब की, फिर सरकार की, फिर जो पुलिस छुट्टियां हो, फिर वो त्योहार आ गए। तब त्योहार तो खुशी का दिन होता है, उस दिन तो सब लोगों को विचार करना चाहिए। त्योहार उत्सव है, उस दिन तो हम बच्चों को ज्यादा देर पढ़ा करके छुट्टी मनाएंगे, ज्यादा देर पढ़ा के छुट्टी मनाएंगे, क्योंकि आज हमारा उत्सव का दिन है। ताली नहीं बजाओ लोग। ये मांग तो कभी की नहीं हुई। ये मांग मैं कोई पहली बार शिक्षक सम्मेलन नहीं जा रहा हूँ, मैं जिले पे जो सम्मेलन होते हैं वहां भी कई बार गया हूँ, और 1-2 बार शिक्षक सम्मेलन में प्रदेश के भी गया हूँ, क्योंकि मैं लगभग 11 साल चल रहा मेरा मंत्री रहने का, तो कई बार मेरा जाना होगा, लेकिन ऐसी चर्चा मैंने कभी नहीं सुनी। और फिर आप तो शिक्षक के बात तो मैं शिक्षक के बीच में ही कर सकता हूँ, मैंने कर्मचारी के बीच में तो नहीं कर सकता, क्योंकि आप राष्ट्र हित में काम करते हैं। राष्ट्र हित में मैं उन अध्यापकों को बधाई देता हूं जो स्कूल टाइम के बाद भी बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस लगा करके 12 महीना पढ़ाते हैं। 2000 ऐसे को देखा है, मैं उनका आभारी भी कि बच्चों के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। तो अभी 22 जनवरी को, जिसका बहुत वर्षों से हमारे पूर्वजों को इंतजार था, लगभग 500 वर्षों से हमारे पूर्वजों की आंखें इस बात को देखने के लिए तरस रही थी कि जहां भगवान का राम मंदिर था, जिसको आक्रांताओं ने ढहा दिया था, वहां फिर भगवान राम की जन्मस्थली पर उनका भव्य मंदिर कब बनेगा और वो उसमें कब विराजेगा। हमारे कई पुरुष ये देखने के लिए तरसते तरसते ऊपर चले गए, देख नहीं पाए, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने विवादित कलर की ढांचा भी डरता हुआ देखा। उसको अस्थायी मंदिर बनता हुआ भी देखा, और विस्थायी भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। 22 तारीख से हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, वो भी हम हमारी आंखों से देखेंगे जो भगवान विराजमान होंगे। सारा देश राम में हो रहा है, राम में हो रहा है, तो क्या आप और हम पीछे रह सकते? नहीं रह सकते। तो उस दिन क्या आप सब मिलकर के विद्यालय या आपके जो भी ऑफिसेज हैं, आपके शिक्षण संघ के ऑफिसेज होंगे, आपके विद्यालय होंगे, उसमें दीप जला करके जगमगा सकते हैं? कर सकते हैं तो थोड़ा मुझे आश्वस्त कीजिए कि भाई में दीपक जलेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि उन अभागे लोगों में आप अपना नाम ना आ जाए कि जो स्वयं उपस्थित होकर के जिन्होंने वहां भगवान राम का मंदिर भव्य मंदिर बना और विराजे, उस दिन अपने विद्यालयों पर जोरदार दीपक नहीं जलाए हैं। और ये लगता है किसी को अगर मैं नहीं जा पाऊं तो हाथ खड़ा करके बताएं, मैं बहुत व्यस्त रहूंगा, मैं मेरा संभव नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। इसका मतलब ये हुआ सब जाएंगे, और जो नहीं जाएंगे उसको भारत माता की सौगात।
शिक्षा के ढांचे को बिगाड़ने का यत्न किया। अपनी मनमर्जी से किसी को भी सेवा विस्तार दे गए, किसी को भी कुछ करके चले गए। एक अध्यापक के पद पर 2-2, 3-3 बिठा के चले गए। अब ये तो माननीय भजन लाल जी की सरकार पे चलने वाला नहीं है। मैंने निर्देश दे दिए हैं शासन सचिव को, दोनों विभाग में 2 विभाग हैं, शिक्षा विभाग है, पंचायत राज विभाग को दे दिए कि आज से ही वो अपनी सेवाओं को समाप्त समझे, उनके आदेश आ रहे हैं। और मित्रों, जो इसमें गड़बड़ियां हुई है, निर्णय ठीक नहीं हुए हैं, उनकी समीक्षा करेंगे और उन सबको ठीक करने का यत्न हमारा रहेगा। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। शिक्षक और शिक्षक के बीच में जो पढ़ाई में व्यवधान होता है, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो पढ़ाई में व्यवधान होता है, 100% तो हम उसमें कुछ कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि सरकार के पास उतने संसाधन नहीं है। लेकिन हम ऐसा कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ कमियां करें, क्योंकि चुनाव के समय बहुत सारी मशीनरी की जरूरत पड़ती है, सारे विभागों के लोग उसमें लगते हैं और स्वच्छ लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होना जरूरी है। आप सब लोगों का उपयोग अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ साथ आपका भी होता है। उसको तो मैं, क्योंकि इतने संसाधन नहीं है, इतने हमारे पास कर्मचारी नहीं है कि उसको हम कमी कर पाएंगे। लेकिन कुछ काम ऐसे होंगे, उसके बाद समीक्षा करेंगे कि कहां कहां पर इसमें कमी की जा सकती है, वो कमी करने का हमारा काम रहेगा। और हम कोशिश ये भी करेंगे फिर वो पाठ्य पुस्तक है उसमें उनका समीक्षा करें कि राष्ट्र हित में, छात्र हित में क्या नहीं है, वो समीक्षा करके जो राष्ट्र के अहित में होगा उसको पाठ्य पुस्तकों से निकालने की माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति लागू कर दी है 2020 से, लेकिन वो नई शिक्षा नीति राजस्थान में गति नहीं पकड़ पाई है। हम कोशिश करेंगे शिक्षाविदों की, कुछ अधिकारियों की और जो अन्य संस्थाएं चलती हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जिसके हजारों की संख्या में विद्यालय है, ऐसी संस्थाओं के प्रतिनिधि रख करके विचार विमर्श करके इस नई शिक्षा नीति को तेज गति देने का प्रयत्न हमारा रहेगा। इसलिए उनको सुझाव मांगेंगे, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे ताकि हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और जो शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है उसकी भी कोशिश करेंगे, कैलेंडर तय करते हैं। कोशिश ये भी करूंगा, दोहरा रहा हूं 2 बार, कोशिश ये भी करूंगा जो शैक्षिक सम्मेलन होते हैं उसकी वीडियोग्राफी हो दोनों दिन की, और वीडियोग्राफी होकर के वो सरकार के पास जाए और सरकार उसका विश्लेषण करे, देखे कि जिस उद्देश्य के लिए शैक्षिक सम्मेलन के लिए छुट्टी देते हैं उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। मुझे ऐसी जानकारी मिली है और संगठन का क्या होगा, हाल होता होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये राजस्थान शिक्षक संघ तो राष्ट्रीय है ना, ये तो राष्ट्र हित में काम करता है। पर मुझे बताया गया है कि 1,60,000 से भी ज्यादा हमारे सदस्य हैं
उसका परसेंटेज आप निकालेंगे तो मुझे ज्यादा गिनती आती नहीं, लेकिन आप ही निकाल लेना कितना परसेंटेज आप यहाँ। मित्रों, 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी है। और सरकार ने निर्णय किया है कि सूर्य सप्तमी को इतने सूर्य नमस्कार या योगायाम हो कि पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में रिकॉर्ड बने कि राजस्थान के शिक्षा विभाग के माध्यम से इतने करोड़ सूर्य नमस्कार हुए हैं, गिनीज बुक में नाम आना है। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। और कल से ही आप सब लोग प्रार्थना के समय कम से कम 15 मिनट और सूर्य नमस्कार योगाभ्यास करता है। छोटे बच्चों के लिए कम करवाएं, थोड़ा बड़ी क्लास के बच्चे उसको ठीक ठीक 11 तो सूर्य नमस्कार करा सकते हैं। वैसे 5वीं चौथी के बच्चे होंगे तो उतना उनका संभव नहीं होगा। हम भी संख्या भी शायद निश्चित कर देंगे, आप सब लोगों से विचार विमर्श करके कितना कराना चाहिए, पर यह होना ही चाहिए। एक प्रकार के आदेश सरकार जारी करवाऊंगा। आप सब लोग सहमत है क्या? जो असहमत हो हाथ खड़ा करें। तो सर्वसम्मति से शिक्षक संघ राष्ट्र ने प्रस्ताव पारित किया है कि सूर्य सप्तमी के लिए हम आज से ही अभ्यास प्रारंभ करेंगे। और सूर्य सप्तमी को इतना होगा कि जो कभी भी नहीं हुआ होगा, इतना करेंगे। किसी को कोई आपत्ति हो तो मेरे कान में भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। नहीं आपत्ति ना? तो मेरा ऐसा मानना है कि माननीय नरेंद्र जी मोदी बहुत दूरदृष्टा है, आगे की सोचते हैं। जहां नहीं कोई पहुंचता है वहां नरेंद्र जी मोदी पहुंच जाते हैं। उनका एक सपना है, मेरा देश पूरा स्वच्छ रहे। और पूरा देश स्वच्छ रहेगा तो आधा धन चिकित्सा का कम से कम सरकार का बच जाएगा, जो देश के विकास में काम आएगा। स्वच्छता रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा तो वायुमंडल में ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी। और वायुमंडल में ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो प्राण वायु है हमारी, उसके कारण से अधिकांश लोग स्वस्थ रहते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है तो कई लोग बीमार हो जाते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की और अधिकता बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, जो बहुत जहरीली गैस होती है, हम सबको आसानी से मार सकती है। इसलिए हमारे देशवासियों को बचाने का भी उनका यत्न है, ताकि वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस न बने, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता न हो, ऑक्सीजन की अधिकता हो। ये कब होगा? जब गंदगी कम से कम होगी। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कई कारणों से होता है। गंदगी से भी होता है, लकड़ी जलाने से भी होता है, और भी कुछ और कारण हो सकते हैं। लकड़ी जलाने से बचेगी तो हमारे देश और प्रदेश में पेड़ों की संख्या ज्यादा होगी, और पेड़ों की संख्या ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी, तो हम अधिकतर लोग स्वच्छ रह सकते हैं। इसलिए हमारे देश के लोगों या प्रदेश के लोगों को बचाने के लिए कौन कौन काम करना चाहता था, हाथ खड़ा करें। देश और प्रदेश के लोग सब जिंदा रहे, बीमार ना हो। थोड़ा उधर से कुछ हाथ बीच में से नहीं आ रहे थे, तुम्हारा इधर बताए मेरे को। अब हाथ खड़ा करें। हो सकता है कुछ इक्कीस दुपहर नहीं खड़ा किया तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, जो इस बात को नहीं मानता कि हमें तो स्वच्छ नहीं रहना, वो हाथ खड़ा करें। इसका मतलब
माननीय नरेंद्र जी मोदी जी का जो सपना है उसको साकार करने के लिए हम जुट जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमारा घर साफ करना होगा। सबसे पहले हमारा शिक्षा देने का जो क्षेत्र है, स्थल है, उसको साफ करना होगा। हम अभी मांग आई थी, तपासी नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो अपना ऑफिस खुद साफ करते थे। क्या हम अपना विद्यालय, अपना कक्ष वही लरी और झाड़ू का साफ नहीं रखते करते हैं। हालांकि हम भी पैसा देते हैं, 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक साल का देते हैं और बच्चों को इसके आधार पर देते हैं, जिससे भी थोड़ा बहुत होता होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक मैं जिस विद्यालय में जाता हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है शौचालय की स्थिति को देख करके। मुझे कष्ट होता है, पॉलिथीन चारों तरफ बिखरा पड़ा दिखाई देता है, जिसे लगता है कि परिसर की सफाई कई दिनों से नहीं हुई है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आप करते हो तो नहीं करते हो धन्यवाद, आपका आभारी हूं। लेकिन अब हमको कम से कम 1 माह में 1 बार सारे शिक्षकों को, वहां के जनप्रतिनिधियों को, समाज सेवियों को, सबको लेकर के जुटना चाहिए। वो तारीख हम आपको बता देंगे और पूरे विद्यालयों की सफाई होना चाहिए। हमारा विद्यालय साफ सुथरा होगा तो वहां सरस्वती मां भी दौड़ करके आएगी। मेरी बात से सहमत है? इधर देखे, तुम्हारा हाथ खड़ा करो, बताओ। जो विरोध में तो आप हाथ खड़ा करो। खड़े जाओ भाई साहब, जिन्होंने हाथ खड़ा किया था। एक दो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश का 99.9% का कहना है कि हम सब साफ करेंगे। आपकी बात को मानता हुआ हम इस प्रकार के आदेश जारी करेंगे कि सारे शिक्षक बंधु स्वच्छता को मानते हैं, चाहते हैं और प्रदेशवासियों को बचाना चाहते हैं, कोई बीमार न हो, इस बात के हामी हैं। मैं समझता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। पोस्ट खत्म कर दी है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पंचायत राज को शामिल करके कि पूरा राजस्थान साफ दिखाई दे। तो हमने जो 60 दिन की योजना बनाई, तो 100 दिन की योजना करते हैं, 40 दिन निकल गए हैं। 60 दिन की जो योजना बची है उसमें राजस्थान बिल्कुल साफ हो। इसलिए हम सब गांववासियों को, जनप्रतिनिधियों को, वहां के जितने भी कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवक हैं, धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, सब अपने गांव को साफ करेंगे। और फिर निरंतर हमारे पास पंचायत राज में फाइनेंस कमीशन का पैसा होता है, उसमें से 60% पैसा हम स्वच्छता पर खर्च कर सकते हैं। लेकिन उनका अभी कुछ पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। वो पैसा पंचायतों के पास रहता है, वो कहीं उस पैसे को निर्माण में लगा देते हैं। हमने निर्देश दे दिए अधिकारियों को कि ऐसा ऑर्डर निकाल दीजिए कि स्वच्छता के अलावा किसी भी काम में पैसा नहीं आएगा और जो खर्च करेगा उसके साथ उस पर कठोर कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ पैसा लग जाएगा, रोज राजस्थान दिखाई देगा। और मेरा आप सब लोगों से आग्रह रहेगा कि आप इसमें सहयोग करें, क्योंकि आप श्रेष्ठ लोग हैं, गुरुजन हैं, हम सबको सिखाते हैं। राष्ट्र का निर्माण आपके हाथ में है, इसलिए मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप सब इस प्रकार के काम में जुट जाएं। और संस्कारों का, जैसे मैंने कहा तो बात को फिर दोहरा रहा हूं, आपको उसमें कोई भाषण देने की जरूरत नहीं है, आपको एक प्रवचन कराने की जरूरत नहीं। आप अपने आप को नियंत्रित करें तो बच्चों में अपने आप संस्कार पैदा होने लग जाएंगे। मैं देखता हूं, कई बार स्कूल जाता हूं, कोने में देखता हूं कोई थूक के रहता, उसका निशान साफ दिखाई देता। बच्चे क्या सीखेंगे कि ये स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, क्योंकि हमारे गुरु उपयोग करते हैं, गुरु तो गलत काम कर ही नहीं सकते, इसलिए हमको भी यही करना है।
दारू पीकर आते हैं तो गुरु जी तो शराब पी के आते हैं, अच्छी चीजों की हमको भी पीना है, ये गलत सीखते हैं और इससे युवा कमजोर होता है। और जो देश के युवाओं को कमजोर करने में, जाने अनजाने में भी सहयोग कर रहा है, वो देश को कमजोर करने में सहयोग कर रहा है। जिस देश का युवा कमजोर होता है वो देश अपने आप कमजोर हो जाता है। जब देश कमजोर हो जाता है उसको कोई भी गुलाम बना सकता है। तो क्या आप देश को ताकतवर बनाना चाहते हैं? ताकतवर बनाना चाहते हैं तो क्या सब निर्णय कर सकते हैं कि आज के बाद किसी भी मादक द्रव्य का सेवन हमारे विद्यालय में नहीं होगा? मैं इसके ऑर्डर जारी करने वाला नहीं हूं। मैं नाम पर छोड़ रहा हूं कि आपने कितना राष्ट्र के प्रति श्रद्धा का भाव है, राष्ट्र हमारा मजबूत बने, कितना इसमें सहयोग करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने मुझे दिखाई दे जाएगा। तो कई विद्यालयों में जाऊंगा तो साफ सुथरा भी दिखाई देगा और ये गुटका फुटका चुटका पता नहीं कैसे बोलते उसको रोज कोई शराब पीने वाले नहीं मिलेंगे। मैं इसके लिए ऑर्डर जारी करने वाला नहीं हूँ, यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। मैं काफी टाइम हो गया है और क्योंकि मुझे भी 1 बजे जाना था, पर शायद मैं आप सब लोगों को बधाई देता हुआ बधाई दे रहा हूं। आगे सुनो, पुरानी पेंशन के बारे में पूरा राष्ट्र स्तर पर निर्णय होगा। देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। इसलिए मेरे को जो मोटी जानकारी मिली है कि उन्होंने कमेटी का निर्माण किया हुआ है, उसका निर्णय क्या आता है उसके आधार पर निर्णय करेंगे। लेकिन आपको आश्वस्त करता हूं कि कभी भी देश के प्रधानमंत्री आपके खिलाफ नहीं है। इतना निवेदन करता हूं। नमस्कार।